फर्स्ट फर्स्ट 2 मंथ के लिए वो क्या देगा, डबल किराया देगा, और अगले 3rd मंथ से वो 4 गुना किराया देगा। यानी कि पहले 6,000 किराया देता था, तो अब उसको कितना देना पड़ेगा, 2 महीने के लिए फर्स्ट महीने में उसको 12,000, दूसरे महीने में भी 12,000, फिर 3rd मंथ से 24,000, जब तक वो खाली नहीं करता है। उसके बाद सेक्शन 24, रिफंड ऑफ एडवांस रेंट बाय लैंडलॉर्ड। अगर कहीं लैंडलॉर्ड ने क्या किया है कि कोई एडवांस लिया है तो उसको खाली करना पड़ता है। उस केस में अगर कोई उसके पास एडवांस पड़ा हुआ तो वो क्या करेगा, उसको वापस दे देगा, किसको, टीनेंट को। और अगर टीनेंट का कुछ बकाया बनता है तो वो उसको क्या कर देगा, वो कर देगा, वापस दे देगा। ठीक है, वो रिफंड कर देगा टीनेंट को जो उसके पास एक्स्ट्रा है, आफ्टर डिटेक्टिंग द रेंट एंड अदर चार्जेस। इफ लैंडलॉर्ड फेल्स टू मेक एनी रिफंड, ही शैल बी लायबल टू पे द सिंपल इंटरेस्ट टू द टीनेंट एज सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द अमाउंट विच हैज़ अमिटेड टू फेल्ड। अगर वो लैंडलॉर्ड ने अगर कोई वो लिया हुआ, एडवांस लिया हुआ है, सिक्योरिटी ली है, वो वापस दे देगा। अगर नहीं दे पाएगा तो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट लगेगा जो प्रिस्क्राइब होगा, ठीक है, उसके हिसाब से उसको पैसा वापस देना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग द एविक्शन प्रोसीडिंग। एविक्शन प्रोसीडिंग जब चल रही होगी तो ओबीसी बात है कि जो किराएदार है वो किसको किराया देगा, रेंट कोड में अपना किराया जमा कराता रहेगा। ठीक है, परमिशन टू बिल्ड एडिशनल स्ट्रक्चर। टीनेंट जो है शैल नॉट कैरी एनी 26 है, परमिशन टू बिल्ड एनी एडिशनल स्ट्रक्चर के सेक्शन 26 जो है वो डील करती है कि कोई भी मकान मालिक जो है वो किराएदार कोई भी किराएदार बिना मकान मालिक की मंजूरी के कोई भी एडिशनल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेगा, ना ही रेंट पे देगा। वेयर द लैंडलॉर्ड प्रपोजेस टू मेक एनी इंप्रूवमेंट, अगर कहीं उनके बीच में कोई म्यूचुअल कंसेंट हो जाती है उस केस में हो भी सकता है। ठीक है, तो वेयर द लैंडलॉर्ड प्रपोजेस टू मेक एनी इंप्रूवमेंट आर इन कंस्ट्रक्ट एनी एडिशनल स्ट्रक्चर on any premises which has been let out to a tenant and the tenant refuses to allow the landlord to make such improvement or construct such additional structure, the landlord may make an application to। हाँ, अगर मकान मालिक कहता है कि मुझे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज करना है, जब बढ़ाना है या और कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर वो टेनेंट कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। उस केस में लैंडलॉर्ड क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा किसको, रेंट कोड को, एडिशनल स्ट्रक्चर के लिए। इन केस एडिशनल, हालांकि टेनेंट जो होगा वो एडिशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मकान मालिक को कभी रोकेगा नहीं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि मकान मालिक ने, फॉर एग्जांपल मकान मालिक ने मकान का काम शुरू कर दिया, जब उसके घर में 10 दिन के बाद शादी हो सकता है, किराएदार के घर में कोई 10 दिन के बाद शादी है, कोई फंक्शन है, जहाँ उसके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं। ठीक है, उस केस में वो अगर लैंडलॉर्ड को कहता है कि आप थोड़े दिन के लिए, महीना 15 दिन या 2 महीने के लिए आप क्या करो, अभी काम नहीं कराओ क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है या मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है या कुछ भी हो सकता है ना। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं मुझे काम कराना ही कराना है, तो उस केस में कौन ऑब्जेक्ट करेगा, टेनेंट ऑब्जेक्ट करेगा। अगर टेनेंट ऑब्जेक्ट करता है तो फिर लैंडलॉर्ड क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा किसको, रेंट कोड को। अब रेंट कोड जो है वो भी देखेगा कि बाकी अगर ये जो लैंडलॉर्ड है ये क्या काम करवाना चाहता है और इसका काम कराना का मकसद जो है ठीक है। और आगे जब टेनेंट की बात सुनी जाएगी, टेनेंट बोलेगा कि मेरे घर में 10 दिन के बाद शादी है या मेरे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उस केस में क्योंकि जब भी मकान का काम लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, शोर शराबा होगा, ना शोर शराबा होगा और वहाँ पे मटेरियल होगा, बड़ी चीज़ें होंगी। तो उस केस में ना कोई बच्चा पढ़ सकता है, ना कोई शादी का फंक्शन, ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। उस केस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि अगर लैंडलॉर्ड सही है, हो सकता है कि लैंडलॉर्ड सही हो, लैंडलॉर्ड एक्सटेंड करना चाहता हो या कहीं पे कोई नुकसान हो रहा हो, तो उस केस में कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन सही है। अगर दोनों में से जो सही होगा उसी हिसाब से कोर्ट ऑर्डर कर देगा। प्रोवाइडेड दैट सच इंप्रूवमेंट और एडिशनल स्ट्रक्चर शैल नॉट डिक्रीज और डिमिनिश और डिटीरियरेट द अकोमोडेशन ऑफ हाउसिंग सर्विस इन द प्रीमिसेस विच मे कॉज अनड्यू हार्डशिप। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मकान मालिक कह रहा हो
कि मैं यहाँ से सेंटर में से दीवार दूंगा जिसकी वजह से टीनेंट का जो है वो एरिया जो वो कम हो जाए या अंदर से उसको प्रॉब्लम हो जाए, उस केस में भी कोड उसको देखेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कोड के हिसाब से। सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द वेकेंट लैंड। अब जो वेकेंट लैंड है, खाली ज़मीन है, मकान मालिक ने मानो कि कुछ प्रीमिसेस किराए पे दिया हुआ है और कुछ उसके पास खाली पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि खाली पड़ा हुआ है। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द वेकेंट लैंड। अब देखो, किसी ने कोई प्रीमिसेस किराए पे दिया, उसके साथ कुछ लैंड जो है, बेयर एनी प्रीमिसेस लेट आउट फॉर रेंट comprises vacant land upon which it is permissible under the municipal bylaw for time being enforced to erect building। कुछ हो सकता है उस साथ में थोड़ी जगह हो जहाँ पे कोई मकान मालिक जो है वो बिल्डिंग बना सकता हो अंडर म्यूनसिपल बाईला के हिसाब से, कानून के हिसाब से, जो भी कानून वहाँ पे हैं उनके हिसाब से वहाँ पे कुछ वो बिल्डिंग बना सकता है और वो बिल्डिंग बनाना चाहता है, सॉरी। तो उस हो सकता है कि पहले बिल्डिंग मकान किराए पे दिया हो, उसके साथ खाली जगह हो, तो लैंड ओनर की डेथ होगी तो उसके लीगल राइट्स चाहते हैं कि हम रहने के लिए हम जहाँ पे कुछ बना लेते हैं खाली जगह में, या जहाँ पे हम कोई कारोबार के लिए कोई शॉप बना लेते हैं। उस केस में अगर टीनेंट जो है वो अपनी टीनेंसी एग्रीमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि जो एग्रीमेंट उसका है, एग्रीमेंट के बिहाफ पे टीनेंट क्या कहेगा, पोजेशन नहीं देगा उस जगह का, क्योंकि उस पोजेशन में उस लैंड का पोजेशन किसके पास होगा, टीनेंट के पास होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई रेंट एग्रीमेंट हुआ दो पार्टीज़ के बीच में, किसके बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में, एक मकान था और थोड़ी सी खाली जगह भी थी उसके साथ। अब वो खाली जगह अगर तो उसमें कंस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर उसमें एज पर जो लॉज एप्लीकेबल होंगे वहाँ पे, अगर वो लैंड ओनर या लैंड ओनर के बच्चे जो वो कंस्ट्रक्शन करा सकते हों तो फिर वो क्या करेंगे, टीनेंट, और टीनेंट कह रहा हो कि भाई मेरा तो अभी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, तो वो उस जगह को खाली ना कर रहा हो, उस केस में भी क्या करेंगे, जो लीगल राइट्स हैं वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे किसके पास, रेंट कोड में। ठीक है, रेंट कोड में एप्लीकेशन लगाएंगे और रेंट कोड जो है एप्लीकेशन लेने के बाद क्या करेगा, देखेगा अगर वो सेटिस्फाइड है कि लैंडलॉर्ड या उसके जो लीगल राइट्स हैं वो आर रेडी एंड बिलिंग द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क एंड द स्वीयरनेस ऑफ द वेकेंट लैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ प्रीमिसेस शैल नॉट कॉज, मतलब जो है कि वो उस खाली जगह में कुछ बनाना चाहते हैं और उस वजह से जो मकान किराएदार है उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, उस केस में उनको लगे ये ठीक कर रहा है तो लैंडलॉर्ड को उस जमीन का पोजेशन दिलाया जा सकता है। ठीक, डिटरमाइन द रेंट पेएबल बाय द टीनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेस्ट, और पोजेशन किसको दिया जाएगा, उस जगह का लैंड ओनर को या उसके लीगल राइट्स को, और बाकी जो जगह परमिसेस होगा। अब ऑटोमेटिक बात है, ये मानो ये एक परमिसेस था, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनी हुई थी, ये किराए पे दिया हुआ था। ठीक, अब ये यहाँ पे इसका आगे गेट था, ये जगह ओपन थी, ये वाली। अब जो ये आगे से रोड आ रहा है। ठीक, अब ये जो मकान मालिक है वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ बना लें, शॉप बना लें या कुछ बना लें आगे। ये जो पोर्शन है ये मैंने शेयर कर दिया, यहाँ पे क्या बना लें, शॉप। अब इसको क्या डिस्टर्बेंस होगी, यहाँ से ये जाएगा आराम से निकल जाएगा, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इस केस में उनको परमिशन मिल जाएगी। अब जो बचा जितना एरिया उसको बचा ये तो निकल जाएगा बाहर, इस एरिया के ऊपर उसको क्या मिल जाएगी, रेंट द्वारा से रेंट कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर रेंट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, वेकेंट पोजेशन टू लैंडलॉर्ड, तो इसमें भी सेम ही है कि खाली जगह का पोजेशन लैंडलॉर्ड को, जैसे ऊपर देखा हमने। आगे 29 है, प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ गिविंग अप ऑफ पोजेशन। नोटिस टीनेंट को तो ऑटोमेटिकली नोटिस दिया जाएगा जब पोजेशन होगा, तो सेक्शन 29 में ठीक मिलता है। उसके बाद चैप्टर 6 शुरू होता है, रेंट अथॉरिटीज़ वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे, इसको हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो टिल देन बाय।